Hello everyone, welcome to Civil Step. Before we start our fourth lecture of Geography NCERT, मैं कुछ बातें हैं जो आपसे शेयर करना चाहूँगा। जब हम सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करते हैं या हम लाइफ में कोई भी कंपटीशन के लिए अपने को प्रिपेयर करते हैं, वेदर इट इज द ओलंपिक्स और वेदर एनीथिंग, इफ वी वांट टू प्रिपेयर फॉर एनीथिंग, समय पे डिसीजन लेना कि हमने किसी चीज को टारगेट करना है लाइफ में या कोई ऑब्जेक्टिव रखना है, वो बहुत आवश्यक है। पर्टिकुलरली इन सिविल सर्विसेज व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग दीज डेज, जो बच्चे बहुत वेल एक्सपोजर के साथ आते हैं या जो बहुत अर्ली डिसीजन लेते हैं ड्यूरिंग देयर ग्रेजुएशन, एंड सम ऑफ देम आर सो वेल अवेयर कि वो 11th एंड 12th क्लास में ही ये निर्णय ले लेते हैं कि उन्हें लाइफ में एक सिविल सर्वेंट बनना है। तो ये निर्णय लेने के बाद उनकी जो प्रिपरेशन लेवल है, इट गेट स्टार्टेड फ्रॉम द एज ऑफ 17 और 18। तो ये एक नया चेंजिंग ट्रेंड आता है। ठीक है, जैसा कि मैं बोलता भी हूं कि समझदार वो है जो अपनी गलतियों से सीखे, अति समझदार वो है जो दूसरों की गलतियों से सीखे। ऑलराइट, कि हमें जब पता है कि जब हम सिविल सर्विसेज को एस्पायर करते हैं, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे है, चाहे वो हमारे स्टेट स्पेसिफिक है, स्टेट पीसेस है, तो सिविल सर्विसेज में वी नीड अ लेवल ऑफ मैच्योरिटी, वी नीड अ लेवल ऑफ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। तो इन तीनों चीजों की जो आवश्यकता है उसमें समय लगता है। ये वो एग्जाम नहीं है जो आप 4 महीने 5 महीने पढ़ के क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें जब हमने अपने को मैच्योर बनाना है, अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना है, तो इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। तो इसलिए अगर इसको समय पे क्लियर करना है तो बहुत आवश्यक है कि हमें इसे बहुत समय पे ही स्टार्ट करें। ठीक है, तो इट इज माय हम्बल एडवाइस टू द एस्पिरेंट्स कि अगर आपने एक ड्रीम रख लिया है सिविल सर्विसेज, start preparing from the very moment you have decided. Start from the very moment, be it you are in the 11th class, 12th class or in the first year of your grad, anything. Alright, क्योंकि देखो जीवन में मेहनत हमेशा करनी है, चाहे आप 22 वर्ष के हो चाहे आप 40 वर्ष के हो। लाइफ में मेहनत के जो फल हैं वो उतनी जल्दी मिलते हैं जितनी जल्दी आप इस मेहनत को स्टार्ट कर देते हो। इसके जो रिवॉर्ड है, फल का अर्थ है रिवॉर्ड। अगर आप 18 साल की आयु में इस एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करते हो एट द अर्ली एज ऑफ 18, तो आप इसको 3 सालों के अंदर क्लियर करते हुए 21st एज में इसमें जॉब में एंटर कर जाओगे। ठीक है, तो आपका जो करियर लेंथ है इट विल बी ऑफ 40 ईयर्स, 39 ईयर्स, 40 ईयर्स। इतने बड़े करियर लेंथ के साथ यू कैन गो अप टू अ हाईएस्ट रैंक इन द कंट्री। ठीक है, एक आप सर्विस स्टार्ट करते हो एट द लेट एज ऑफ 30, तो आपका करियर लेंथ ऑलरेडी 8 to 10 ईयर्स रिड्यूस हो गया है। ठीक है, तो दैट इज व्हाई वी ऑलवेज आस्क एस्पिरेंट टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन और टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग दिस एग्जामिनेशन एट अ वेरी अर्ली एज, क्योंकि उस टाइम पे मैच्योरिटी डेवलप हो रही होती है, हमारा ब्रेन जो है वो बेस्ट ऑफ इट्स एफिशिएंसी होता है। वो व्यक्ति मेरे साथ ज्यादा रिलेट कर पाएंगे जिन्होंने अपनी इस तैयारी को 24-25 के बाद स्टार्ट किया था, तो वो देखते हैं कि कहीं ना कहीं ब्रेन की वो एफिशिएंसी नहीं रह जाती। ठीक है, तो पढ़ने की भी एक, जैसे मैं यहाँ एक एग्जांपल भी कोट करूंगा कि हमारे जैसे वेदों में भी लिखा हुआ है कि जो 1 से लेकर 25 वर्ष का जो समय काल है उसको बोला जाता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या है कि आपने टाइम, अपनी लाइफ के इस टाइम को डेडिकेटेडली स्टडीज को देना है। वो इसलिए क्योंकि इस टाइम पे आपका ब्रेन सबसे ज्यादा एफिशिएंट होता है, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंस पे काम कर रहा होता है। वंस दिस एज पास, आपकी ये जो ब्रेन की एफिशिएंसी है, इफेक्टिवनेस है, वो घटनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो बहुत अच्छे रिजल्ट लेने के लिए समय पे तैयारी करना आवश्यक है। फर्स्ट थिंग, वंस यू हैव मेड अप योर माइंड कि यू आर सपोज टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन, उस दिन से आपकी एक तपस्या शुरू हो जाती है सिविल सर्विसेज के। ठीक है, कोई भी इस एग्जाम में, मैंने आज तक किसी एस्पिरेंट को नहीं देखा जिसने कम एफर्ट डाल के इस एग्जामिनेशन को क्लियर किया हो। तपस्या का मतलब है कि आपने फिर सब त्यागना है और होल हार्टेडली फ्रॉम योर वेरी हार्ट एंड सोल आपने इस एग्जामिनेशन के बारे में ही सोचना है और हर टाइम एग्जामिनेशन ही आपके दिमाग में हावी रहना चाहिए, ताकि आपका कंसंट्रेशन, आपकी डेडिकेशन, आपकी सिंसियरिटी कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना हो। और जब आप इस एग्जाम को तैयार भी कर रहे हैं तो आप हमेशा फोकस्ड रहें और हमेशा एंथुसियास्टिक रहें एग्जामिनेशन को लेकर। ऑलराइट, तो आपने इस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि ये तपस्या है। देखो, चाहे रामायण है चाहे महाभारत है, वनवास के पश्चात ही जो है राज्य में अधिकार करने का एक वर्चस्व मिलता है।
ठीक है, चाहे राम ने 14 वर्ष का वनवास वनवास काटा या पांडव ने 12 वर्ष का वनवास काटा। ठीक है, वनवास इज द टाइम फ्रेम जब वो तपस्या करते हैं। तो पहले के समय में जब हम लोग बोलते हैं कि तपस्या कर रहे हैं, तपस्या करते थे, तपस्या का अर्थ है कि दे वर प्रिपेयरिंग देमसेल्फ, दे वर इंक्रीजिंग देयर पोटेंशियल। तो यही यूपीएससी में आवश्यक है कि जब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जिसको मैं बोल रहा हूं कि तपस्या करनी है, तो उसका अर्थ है कि आपने अपने पोटेंशियल पे काम करना है। ठीक है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप इस एग्जामिनेशन को एस्पायर कर रहे हैं, परस्यू कर रहे हैं, उस समय पे आप लगातार अपने डेवलपमेंट के लिए सेल्फ कल्टीवेट भी अपने को कर रहे हैं। सेल्फ कल्टीवेशन का अर्थ है चाहे आप अपनी नॉलेज को बढ़ा रहे हैं, चाहे आप अपनी लैंग्वेज स्किल्स को बढ़ा रहे हैं, चाहे आप अपनी राइटिंग एबिलिटीज के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आप अपने को हर डायमेंशन में अपने पोटेंशियल को एनहेंस कर रहे हैं। तो दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड इन दिस एग्जामिनेशन कि आपने ऑलराउंड डेवलपमेंट के ऊपर अपना ध्यान देना है, आपने अपने एकेडमिक्स पे भी ध्यान देना है, तो आपने अपने लिखावट पे भी ध्यान देना है, आपने अपने कंटेंट क्वालिटी पे भर ध्यान देना है, और आपने अपने बोलने के ऊपर, ठीक है, आपको अपने शब्दों के ऊपर आपका कंट्रोल होना चाहिए, अपनी भाषा के ऊपर आपका कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो एक यूपीएससी एग्जामिनेशन में रिक्वायर्ड है। ऑलराइट, चलो बहुत हो गया ज्ञान की बातें। नाउ लेट्स मूव अहेड टुवर्ड्स अवर द कॉन्सेप्ट व्हिच वी वर डिस्कसिंग इन द लास्ट क्लास। हमने पिछली क्लास में प्रेशर के ऊपर बहुत सारी बातें करी, हमने प्रेशर के कॉन्सेप्ट को समझा और प्रेशर बेल्ट कैसे दुनिया में बनती है उसको देखा। उसी से रिलेट करते हुए अब मैं दोबारा प्रेशर बेल्ट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, दैट इज द सर्कुलेशन ऑफ ड एयर अक्रॉस द ग्लोब, कि पूरी धरती के ऊपर जो एयर सर्कुलेशन सिस्टम है, इट इज ड्रिवन बाय द प्रेशर डिफरेंसेस, है ना। अगर एडवेक्शनल मोशन देखते हैं, जो मैंने लास्ट क्लास में डिक्टेट भी किया था कि प्रेशर के कारण देयर इज द हॉरिजॉन्टल और द एडवेक्शनल मोशन ऑन द सरफेस एंड अबव द सरफेस। Along with this advectional motion, we have already studied the convectional motion also. And this convectional motion, which is upward and downward in its very nature, or it is driven by the dynamic forces of the earth, be it the shape of the earth, or we could say the thermal factor. Thermal factor के अंतर्गत आते हैं कि अगर ज्यादा गर्मी पड़ी तो air will tend to lift upward। जब हम देखते हैं जो केस है पर्टिकुलरली ट्रॉपिक्स का, when we go in the colder areas where air becomes dense because of its low temperature, तो it gains the tendency to sink or subside downward in the higher latitude or in the areas where there is so much snow। तो वहां पे कन्वेक्शनल मोशन डाउनवर्ड दिशा में आ जाता है। तो इस तरीके से हमने प्रेशर बेल्ट के द्वारा या प्रेशर डिफरेंस के द्वारा, थर्मल डिफरेंस के द्वारा एयर के सर्कुलेशन को समझा और फिर हमने उसको विंड बोलना स्टार्ट कर दिया। ऑलराइट, तो आज का लेक्चर केवल आपके सर्कुलेशन ऑफ एयर पे है। फर्स्ट बिफोर आई मूव टू माय ग्रीन बोर्ड वेयर आई मेक द डायग्राम्स एंड द फ्लो चार्ट, कुछ एक हम पिक्चर्स देख लेंगे यहाँ पे और कुछ GIF इमेजेस देख लेंगे जिसमें आप और बेहतर ढंग से अंडरस्टैंड कर पाएंगे प्रेशर एंड सर्कुलेशन ऑफ एयर के कॉन्सेप्ट को। ऑलराइट, देयर इज अ डायग्राम बिहाइंड मी। ये एक प्रेशर का डायग्राम है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सरफेस के पास में बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, एयर जो है, एटमॉस्फेयर की जो एयर है वो सरफेस के साथ इंटैक्ट रहती है बिकॉज ऑफ दिस ग्रेविटी। क्योंकि ग्रेविटी सरफेस पे मैक्सिमम क्षमता से काम करती है, तो मैक्सिमम एयर का जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो डेंसिटी है, वो सरफेस के साथ अटैच रहेगी। एज वी गो अप इन द एटमॉस्फेयर, this force of gravity decreases। Since this force of gravity decreases, तो एयर का जो कॉन्सेंट्रेशन है, एयर की जो क्षमता है वो घट जाती है, उसकी डेंसिटी घट जाती है। तो हम इस डायग्राम में डिपिक्टेड है the air near the surface is of maximum density and concentration, but as we go up in the atmosphere, this air become rarefied, air become thin in its density। ठीक है, तो ये प्रेशर का कॉन्सेप्ट है, बहुत सरल कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत आवश्यक है, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट के ऊपर हमारा नॉर्मल लैप्स रेट के कॉन्सेप्ट बिल्ड होते हैं। नॉर्मल लैप्स रेट में फिर से रिवाइज करवाता हूं जो हमने सेकंड क्लास में किया था। नॉर्मल लैप्स रेट का अर्थ है क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैसेस इज मोर, तो वी कुड से यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस, जिसमें वाटर वेपर भी एक पार्ट है, ये ज्यादा है। अगर यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस ज्यादा है तो इसकी
टेम्परेचर को होल्ड करने की क्षमता भी ज्यादा होगी, तो इसका टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। क्योंकि यहां पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैस इज लेस, तो ग्रीन हाउस गैसेस आर लेस, देयरफॉर टेम्परेचर विल डिक्रीज, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस आर लेस इन इट्स कॉन्सेंट्रेशन, उसकी वजह से टेम्परेचर घट जाएगा। इसीलिए एज वी गो अप इन द एटमॉस्फेयर द टेम्परेचर इन द एटमॉस्फेयर डिक्रीजेस। और यही वो कारण है जो हमारे हिल स्टेशन है, कुल्लू है, मनाली है, शिमला है, श्रीनगर है, लेह लद्दाख है, यहाँ पे टेम्परेचर कम होता है। या साउथ में हम बात करें, ऊटी है, कोडाईकनाल है, महाबलेश्वर है, यहाँ पे टेम्परेचर कम होता है। इसीलिए पूना का टेम्परेचर कम है, इसलिए बेंगलुरु का टेम्परेचर कम है, क्योंकि वो भी प्लेट्यू है, मींस दे आर एट अ सर्टेन ऑल्टीट्यूड। ऑलराइट, तो मींस कि जैसे जैसे आप एटमॉस्फेयर में ऊपर जाओगे, अगर ये जमीन है और ये पहाड़ियां हैं, तो यहाँ पे टेम्परेचर कम मिलेगा और शिमला में टेम्परेचर कम मिलेगा, क्योंकि वो इस लेयर के अंदर है ट्रोपोस्फेयर की। While the city we are here in Chandigarh, you people must be having in different cities of India, तो आप इस लेवल पे हैं, which is nearly 200 मीटर अगर प्लेन इलाका है, तो यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होगा, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। ऑलराइट, तो दिस वाज द कॉन्सेप्ट फ्रॉम द प्रेशर। नाउ मूविंग अहेड टू द अनदर कॉन्सेप्ट हियर व्हिच आई वुड लाइक टू शेयर विद यू। ये एक डायग्राम है जो लास्ट क्लास में मैंने ड्रॉ किया कि अर्थ के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर बेल्ट्स मैंने डिपिक्ट करी। इन प्रेशर बेल्ट्स के अंदर हम देखते हैं जो इक्वेटर के पास वाला एरिया है, जहां पे एयर विल टेंड टू राइज अपवर्ड बिकॉज ऑफ द इंटेंस हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर बाय द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। सी द वर्ड्स, इफ यू कैन एबल टू राइट देम, तो आप इनके नोट्स भी अवश्य बनाएं। मैं बोल रहा हूं, इनके नोट्स आप बना सकते हैं, ठीक है। तो ओवर द इक्वेटर, सिंस वी हैव ऑब्जर्व्ड कि इक्वेटर इज एन एरिया which receive maximum of the insolation. Since it receives maximum of the insolation, तो वहां पे एटमॉस्फेयर जो है ज्यादा गर्मी को रिसीव करता है अर्थ से। क्योंकि वो ज्यादा गर्मी को रिसीव कर रहा है अर्थ से, तो एटमॉस्फेयर के अंदर कन्वेक्शनल करंट्स मोशन में आ जाते हैं। एयर विल टेंड टू राइज अपवर्ड, और व्हेन दिस एयर विल टेंड टू राइज अपवर्ड, इट विल गो इन टू डायरेक्शन। और जब एयर दो दिशाओं में जा रही होती है, तो इसके अंदर जो एनर्जी है, इन पार्टिकल्स में एनर्जी है जो इन्होंने हीट से रिसीव करी है, वो एनर्जी कहीं ना कहीं जाके खत्म हो जाती है। वंस दे विल लूज दिस एनर्जी, दे विल अगेन टेंड टू सबसाइड डाउनवर्ड और सिंक डाउनवर्ड, एंड दे विल सबसाइड एट एन लैटिट्यूड ऑफ नियरली 30 डिग्री, और यहां पे ये सेटल डाउन हो जाएंगे। Once the air will start settling down from above, it will create a zone of high pressure. High stands for high pressure. When air will tend to rise upward, it will create a pressure zone of low pressure. Alright. Again, at the 60-degree latitude, air will tend to rise upward. Because as I have mentioned in the previous class, कि यहाँ पे sprinkling out effect or we could say spread out effect will work. उसकी वजह से air will rise upward. Again, it will deflect in two direction. One branch will go to the poles and the other one will go to the latitude of 30 degree. और यहाँ पे ये फिर से once it will lose its energy, it will start sinking downward. और जब भी कोई एयर ऊपर से नीचे की तरफ सिंक डाउन करेगी, इट विल क्रिएट अ जोन ऑफ हाई प्रेशर। जस्ट मार्क माय वर्ड, whenever there is a tendency of air to rise upward is always related to the low pressure. Alright, as we could observe here at the latitude of 60 degree, where there is a spreading out effect. तो एयर ऊपर की तरफ उठेगी और इट विल क्रिएट अ जोन ऑफ लो प्रेशर, while on the other hand, wherever there is a tendency of air to settle down, it will create a zone of high pressure. So these high and low pressure belts have been formed all across the globe, but their latitudes are almost the same. Alright, so in this way 7 pressure belts comes into the picture.
4 in the north, 4 in the south, and 1 over the equator, that is the low pressure belt. And there is an, just mark my word, there is an alternate arrangement of high and low pressure belt. All right, तो इस तरीके से लो हाई प्रेशर बेल्ट्स हमारी शेप में आ जाती है. These low and high pressure belts will push the winds over the surface from high pressure to the low pressure. As we have discussed earlier also, कि जो हमारे घरों में कुकिंग गैस सिलेंडर है उसके अंदर से एयर हमेशा बाहर की तरफ को आती है. Why this is so? Because inside the cylinder we could observe there is a high pressure and air will always tend to move high pressure towards the low pressure. So similarly, over the surface of the earth we could observe air is moving from high pressure to low pressure. In this way, these are the direction of air over the earth's surface. So there are two motion involved. One is advectional, which is horizontal in character, which has been depicted here. Other one is convectional, which is basically the vertical motion. So air is moving in the circle, moving in the cells in this way. तो इस प्रकार से एयर मूव करके एक ही जगह पर रोटेट करती रहती है. तो दिस इज हाउ वी विल एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ प्रेशर बेल्ट्स एंड द प्लैनेटरी सर्कुलेशन सिस्टम. प्लैनेटरी अर्थ है, पूरे प्लैनेट पे ये सर्कुलेशन सिस्टम शेप में आ चुका है. तो इट हैज बीन नेम्ड एज द प्लैनेटरी सर्कुलेशन सिस्टम. ऑलराइट, नाउ मूविंग अहेड टू द सेकंड डायग्राम. See, this is the GIF image. I will just ask you to watch it for few seconds. From here you will get an idea कि how convectional and advectional motions are working simultaneously. Over the equator we could observe a column of clouds. Since air is rising upward, I will today explain the phenomena of how clouds are formed. Alright, they are always associated with, just write it down, I will explain the concept in the later part of the lecture. Clouds are always associated with the rising air. Alright, so wherever there is a rising air we could observe the phenomena of clouds, and wherever we could see cloud we can observe rainfall. Rising air, cloud formation and rainfall, these are the linear phenomena or the phenomena which we could understand in a single connection. Alright, तो यहां से एयर उठेगी और 30 डिग्री, सॉरी, एयर उठेगी 30 डिग्री, अगेन इट विल कम to the equator, again to the 30 degree, and in this fashion in both the hemisphere this circulation of air. जब एयर ऐसे जाएगी it is convectional, when it is coming like this it is advectional. So in this way there is a motion of air. Alright, just draw these diagram while pausing the videos, और इन वीडियोस को बार बार आप लूप में देखिए, so that you can get a clear idea of the concepts. Alright, चलो moving ahead. So in this way, again there is a very beautiful pictographic representation of the diagrams we were discussing. Over the equator, air is rising because of the intense heating of the atmosphere over the equator, and these rising air is known as we have written in the previous class, convectional currents. Now air will split into two branches over the equator, और जैसे ही ये 30 डिग्री के पास पहुंचेगी it will lost all of its energy and it will again start subsiding downward. और जैसे ही ये नीचे बैठेगी it will create a zone of high pressure over the 30 degree latitudes. Whenever air is rising upward, as I have mentioned, it will create a zone of low pressure. And then again advectional motion of air from high to low. जो लोग डायरेक्टली मेरा ये लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो दे शुड नो कि बहुत सारी मैं ज्योग्राफिकल वोकैबुलरी का इस्तेमाल कर रहा हूं, एंड दीज ज्योग्राफिकल टर्म्स हैज बीन डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर्स. तो इन लेक्चर्स के लिए मैं फिर से रिमाइंड करता हूं, जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम ये लेक्चर देखा है, दीज लेक्चर्स आर इन द कंटिन्यूटी. यू कैन नॉट अंडरस्टैंड माय लेक्चर फ्रॉम एनीवेयर. देयर इज अ सेंस ऑफ कंटिन्यूटी. आपको फर्स्ट लेक्चर देखना ही पड़ेगा अगर आज आपको फोर्थ लेक्चर को समझना है. ऑलराइट, चलो. तो again there is a phenomena of rise in air at the 60 degree latitude because of the shape of the earth, because earth is oblated from the above.
तो उसकी वजह से अर्थ थोड़ा सा वहां पे, क्योंकि वी कुड सी जियोइड शेप ऑफ द अर्थ, जिसकी वजह से 60 डिग्री के अराउंड एयर विल स्टार्ट राइजिंग अपवर्ड. दिस इफेक्ट इज नोन एज स्प्रेडिंग इफेक्ट, and this effect is the outcome of the shape of the earth. Alright, तो एयर फिर से ऊपर की तरफ उठेगी. यहां पे एयर के ऊपर की तरफ राइज करने का या अपवर्ड राइज करने के पीछे जो कारण है, दैट इज थर्मल फैक्टर. See, just write down this concept. The pressure belts formed over the earth's surface are the outcome of थर्मल फैक्टर्स एंड द डायनामिक फैक्टर्स. थर्मल फैक्टर के अंदर जो प्रेशर बेल्ट्स बनेंगी, दैट इज द लो प्रेशर ओवर द इक्वेटर एंड हाई प्रेशर ओवर द पोल्स. इट इज बिकॉज ऑफ द, इट इज अगेन द कन्वेक्शनल करंट्स, एंड इट इज बिकॉज, क्योंकि एयर नीचे को सिंक करेगी बिकॉज ऑफ लो टेम्परेचर. लो टेम्परेचर इज अगेन अ थर्मल फैक्टर. एयर विल टेंड टू राइज अपवर्ड बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर. तो convection current because of high temperature. Alright, तो दो प्रेशर बेल्ट थर्मली ड्रिवन है और दो प्रेशर बेल्ट आर डायनामिकली ड्रिवन. डायनामिकली इज, जस्ट मेमोराइज इट कि इट इज द शेप ऑफ द अर्थ. तो at 60 degree air will rise upward because of the dynamic factor. So these convectional currents are the outcome of dynamic factor. At 30 degree, air will tend to settle down or subside. और 30 डिग्री हम ऐसा मानते हैं कि जो हमारे चंडीगढ़ के लैटिट्यूड है, दिल्ली के लैटिट्यूड है, these are 30 डिग्री लैटिट्यूड. यहाँ पे बहुत गर्मी है. फिर भी गर्मी वाली जगह पे तो एयर ऊपर की तरफ राइज करनी चाहिए, क्योंकि इक्वेटर में ऐसा हुआ है. लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता. यहाँ पे एयर विल टेंड टू सबसाइड डाउनवर्ड in spite of excess of heat received at these latitudes. This is because of the dynamic factor. Similar phenomena also occur in the southern hemisphere. So we are just drawing the diagrams for the northern hemisphere. All right, and these closed cells has been named differently. One of them has been named as Hadley cell, also known as tropical cell, because it is occurring in the tropics in both the hemisphere. Tropical cell, southern hemisphere, northern hemisphere. Beyond this tropical cell, we could see temperate cell or feral cell. Beyond this feral cell, there is another circulation of air known as polar cell. This is the circulation of air. This is the circulation of air. ऐसे circulation of air is involved. Alright, so this whole phenomena, whole cell system is also the phenomena of southern hemisphere. तो इस तरीके से ये डायग्राम आपने बनाना है. वीडियो को पॉज करो, डायग्राम को बनाओ. बहुत अच्छा डायग्राम है. Geography is all about diagrams. The more diagrams you will draw, the more understanding it will bring. ठीक है, तो जितने डायग्राम बनाओगे उतना ज्यादा विजुअलाइजेशन आपकी अच्छी हो जाएगी. और इसके साथ थोड़ा सा समय व्यक्त करना है. ठीक है, इसमें समय दो, इसको डायग्राम्स को देखो, थोड़े से बैठो, अपने सामने जो मैंने बोला था कि अपने मैप्स लगाओ रूम्स के अंदर, उन मैप्स को ऑब्जर्व कर लो, करो. द क्लैरिटी विल कम. ऑलराइट, now moving to the another part. These diagrams will be more interesting. Let's move to the green board, where I will draw some more diagrams, some more flow chart, and we will discuss certain concepts. और उनके बाद फिर से we will come back to the PPTs and the images, जहां आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा और अच्छी हो जाती है. चलो, now after the pressure belts of the earth, now is the diagram to, now this time to understand the wind circulation system over the earth. ये wind circulation अगर आपको समझ आ गया तो 11th class की NCERTs are very difficult to understand. The NCERT we are referring in all the lectures is the fundamental of physical geography. Alright, in class 11th ये फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी आपको मैं एनसीईआरटी को बेस बना के आपको जीएस लेवल, ऑप्शनल लेवल पे लेके जा रहा हूँ. ऑलराइट, तो ऐसा मत सोचो कि एनसीईआरटी है तो हमारे ऑप्शनल की तैयारी नहीं हो रही, जीएस की नहीं हो रही. दीज कॉन्सेप्ट्स आर वेरी वेरी हैवी, एज यू कुड ऑब्जर्व. ठीक है, एनसीईआरटी इज जस्ट द रेफरेंस बेस
which I am asking you people to read, but provided you need to watch my lectures, and after my lectures just follow the NCERT, not before my lectures, because NCERTs are very difficult to understand. They are having a very thick language. That language could only be unravel once you will go through these lectures. All right, now coming to the part, this is the most important flowchart of the climatology. Once this flowchart is encompassing all the lectures of climatology which are supposedly to come after. All right, इसके बाद के जितने सारे लेक्चर्स हैं वो इस डायग्राम, इस फ्लोचार्ट की सीक्वेंस में ही आपके सामने आएंगे. ऑल राइट, तो दिस इज द प्राइमरी सर्कुलेशन सिस्टम. इसको बोला जाता है प्राइमरी क्योंकि इट इज द बिगेस्ट सर्कुलेशन सिस्टम अमंग ऑल दी. ऑलराइट, तो since it encompasses the complete globe, तो it has been named as planetary circulation system, कि पूरे planet पे prevail करता है. One more name is given, planetary circulation, primary circulation. Third one is the permanent. Since irrespective of any season, this circulation system will prevail over the earth surface. तो ये सारे अर्थ सरफेस पे है, परमानेंट है, पूरे साल चलेगा, पूरे प्लैनेट को एनकम्पास करेगा, तो इसको बोला जाता है प्राइमरी, प्लैनेटरी और परमानेंट सर्कुलेशन सिस्टम. इसके अंतर्गत तीन विंड्स आती हैं प्राइमरीली, दैट इज द ट्रेड विंड्स व्हिच ब्लोज बिटवीन 0 डिग्री टू 30 डिग्री इन बोथ द हेमिस्फीयर नॉर्थ एंड साउथ. सेकेंड इज वेस्टर्लीज which blows between 30 degree to 60 degree in both the hemisphere. Third one is the polar easterlies which blows from 60 degree to 90 degrees in both the hemisphere. So these are the three circulation system या three winds prevailing over the earth surface which I have drawn earlier, और मैं फिर से इनको आपके समक्ष बनाऊंगा. ठीक है. Secondary circulation is the system जो साइज में और आई वुड से इन इट्स एक्सटेंट, राइट डाउन द वर्ड एक्सटेंट, स्मॉलर देन द प्राइमरी सर्कुलेशन सिस्टम. ये ग्लोब के उन हिस्सों पे चलेगा जो प्राइमरी जितने बड़े नहीं हैं. इसके अंतर्गत जो सर्कुलेशंस आते हैं, जस्ट राइट देम. साइक्लोन्स दो प्रकार के हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन. टेम्परेट बिटवीन 30 to 60, I would say 35 to 60. Second, tropical, 8 degree to 35 degree in both the hemisphere. These cyclones are in both the hemisphere. तो cyclones दो प्रकार के, temperate and tropical, these have been mentioned in your respective NCERT. वहां से एक बार लेक्चर सुन लो. Next, in the very next class, we are going to discuss the secondary and the tertiary circulation system. But today we will confine ourselves to the primary circulation system. All right. First one was cyclone. Second is reverse of cyclone, that is anticyclones. बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट है, बहुत खूबसूरत. साइक्लोन एंड एंटीसाइक्लोन एक बार पढ़ोगे आपको मजा भी आएगा. आपको दिखेगा कि जीवन में कैसे घटित हो रहा है, कैसे आजकल सर्दियों में जो नदर्न इंडिया में जो लोग चंडीगढ़ के हैं, दिल्ली के हैं और
हिमाचल, उत्तराखंड, JNK में है, तो दे विल ऑब्जर्व फ्रीक्वेंट रेनफॉल आफ्टर एवरी 10-15 डेज ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ विंटर्स, और दे कैन एक्सपीरियंस इट नाउ। तो आप समझोगे कि कैसे टेम्परेट साइक्लोन से आजकल बारिश हो रही है। जो लोग, मेरे जो स्टूडेंट बने हुए हैं वेस्ट बंगाल से, उड़ीसा से, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, वो समझेंगे कि कैसे ट्रॉपिकल साइक्लोन हैवॉक क्रिएट करता है आफ्टर द मॉनसून, आफ्टर अगस्त सितंबर टिल द विंटर्स कम इन नवंबर। ये साइक्लोन्स आते हैं, जैसे अम्फन आया, ठीक है, दीज वर द साइक्लोन्स। ये ट्रॉपिकल साइक्लोन है, क्योंकि ट्रॉपिकल एरियाज है साउथ इंडिया, हमने पहले भी डिस्कस किया। ऑलराइट, एंटी साइक्लोन्स ये कैसे इंपैक्ट करेगा, कैसे डेजर्ट्स बनाता है, जस्ट राइट इट डाउन। एंटी साइक्लोन्स, वर्ल्ड के जितने भी रेगिस्तान हैं, आज हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। ऑल द डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर द रिजल्ट ऑफ दीज एंटी साइक्लोन्स, बी इट सहारा डेजर्ट, बी इट कालाहारी, एडाकामा, बी इट द वेस्टर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। वी आर हैविंग सो मेनी ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, तो वो उनको पता चलेगा कि डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया में वेस्टर्न पार्ट में क्यों है। ऑलराइट, द थर्ड फिनोमिना ऑफ द फेवरेट ऑफ ऑल इज मॉनसून। ये सबको बहुत पसंद है, बिकॉज वी कुड सी कि सबसे जो इंडिया में से जो सबसे अच्छा सीजन माना जाता है, जो सबसे प्लेजेंट और इंजॉयबल माना जाता है, दैट इज द मॉनसून। तो ये भी सेकेंडरी सर्कुलेशन सिस्टम। ये सर्कुलेशन सिस्टम इन टर्म्स ऑफ इट एक्सटेंट ओवर द ग्लोब, ग्लोब के कितने बड़े हिस्से पे ये सर्कुलेशन सिस्टम प्रिवेल करता है, इट हैज बीन डिफाइंड एज सेकेंडरी, नॉट प्राइमरीली। प्राइमरी इज प्रिवेलिंग ऑल ओवर द ग्लोब इन इट्स एक्सटेंट, तो पूरे अर्थ को कवर करेगा। सेकेंडरी अर्थ के एक छोटे से भाग को, छोटे से हिस्से को कवर करेगा। थर्ड वन इज टर्शरी। Sometimes it has been called as local winds. Local winds. इसके अंतर्गत क्या आते हैं, just write them down. There is a lack of space here. Land and sea breeze, mountain and valley breeze, ये सब आपके एनसीईआरटी में है। लैंड एंड सी ब्रीज, माउंटेन एंड वैली ब्रीज, सब एनसीईआरटी में। थर्ड वन इज योर कैटाबैटिक एंड एनाबैटिक, KATABATIC, कैटाबैटिक एंड एनाबैटिक। तो these are the three circulation system which we will study under the domain of tertiary, and there are certain, just write it down in the fourth part, there are certain, one is land, other one is mountain, third is katabatic, and one fourth is warm and cold local winds। तो इनको हम अलग अलग डील करेंगे, warm and cold local wind। जैसे we are having an example, warm and cold local winds का। लू in the northern part of India during the months of summers, लू का एक फिनोमिना है over the Gangetic plain of UP, बिहार and in the northwestern part of India। ऑलराइट, तो ऐसे अलग अलग लोकल विंड्स है। काल बैसाखी, तो इस प्रकार के अलग अलग लोकल विंड्स है। ऑलराइट, तो दिस इज द डायग्राम व्हिच इज पर्टेनिंग टू द विंड सर्कुलेशन सिस्टम ओवर द अर्थ। ये डायग्राम समझ लो, हमारे लेक्चर की जो सीक्वेंस है, आज वी आर गोइंग टू कवर टुडे इज द परमानेंट सर्कुलेशन सिस्टम, टुमारो वी विल बी कवरिंग अप द सेकेंडरी, देन द टर्शियरी। इस तरीके से हमारे डायग्राम चलेंगे। Alright, now coming back to the primary circulation system, I am again going to draw a diagram and we will going to observe कि what are convectional, advectional, I am going to repeat the concepts और उसके बाद फिर हम अर्थ के ऊपर ये सिस्टम को समझेंगे। सी अर्थ सरफेस पे चलो बेटर, तो वी कुड सी एट द लैटिट्यूड ऑफ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री,
केवल हम नॉर्थ का डायग्राम बना रहे हैं एंड 90 डिग्री। एट द इक्वेटर हमने डिस्कस किया, इट इज द जोन ऑफ लो प्रेशर, जोन ऑफ लो प्रेशर। लो प्रेशर का मतलब है एयर विल टेंड टू राइज अपवर्ड। अभी मैंने आपको डिस्कस किया, व्हेन एवर एयर विल टेंड टू राइज अपवर्ड क्लाउड फॉर्मेशन विल बी देयर। ऑलराइट, तो लो प्रेशर आर ऑलवेज एसोसिएटेड विद राइजिंग एयर। ठीक है, जैसा मैंने आपको बोला था कि हम ज्यादा से ज्यादा डायग्राम्स बनाएंगे एंड फ्लो चार्ट बनाएंगे, आपकी ज्योग्राफी पूरी समझ आएगी। आप इनके साथ एनसीईआरटीज पढ़िए या जो रेफरेंस बुक मैं बताता हूं कि ईदर यू कैन गो फॉर दी देयर इज अ वेरी गुड बुक ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी सविंद्र सिंह, बट इट इज फॉर दी ऑप्शनल। Otherwise, just do not need to read any book, just go through the NCERTs. All right. Rising air will create clouds. Clouds जहां पर भी होंगे वहां होंगी रेन, जहां पर भी रेन होंगी वहां बनेंगे फॉरेस्ट। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट, द मोस्ट। ये कनेक्शन समझ लो, पूरे वर्ल्ड का क्लाइमेट समझ आएगा। आप अपने पेरेंट्स के साथ वर्ल्ड में कहीं घूमने जाओगे, यू कुड एबल टू एक्सप्लेन देम द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। You could able to explain, once you will explain them the climate of a place, you will explain the economic activity of that region. आप इंडिया में कहीं घूमने जाओ, विदेश में घूमने जाओ, आप अपने पेरेंट्स को आप देखोगे, your parents are going to surprised by the quantum of your knowledge and the understanding of the environment. Alright, आप बताओ कि जो है, चलो जो है ब्राजील चलते हैं and there we will find the Amazon rain forest. आप उन्हें बताओ तो दे विल बी सरप्राइज टू नो कि अच्छा यहाँ पे राइजिंग एयर है, यहाँ पे क्लाउड बनेंगे एंड रेन विल बी देयर। रेन, जब भी बारिश होगी तो फॉरेस्ट। आप मॉनसून में यू कुड सी द फिनोमिनल ग्रोथ ऑफ द वेजिटेशन। हर जगह घास उगती है, बड़े बड़े पेड़ बड़े हो जाते हैं अचानक से, फिनोमिनल ग्रोथ, क्योंकि टेम्परेचर इज कंड्यूसिव, हाई टेम्परेचर ड्यूरिंग द मॉनसून एंड अलॉन्ग विद द हाई टेम्परेचर वी कुड सी हाई रेनफॉल। तो हाई टेम्परेचर हाई रेनफॉल, बैक्टीरियल ग्रोथ इज एनॉर्मस। आप अपने बरसातों में हम कहते हैं ना, खाना सुबह से शाम तक कितनी जल्दी खराब हो जाता है, बहुत जल्दी खाना खराब होता है बरसातों में। क्यों? बिकॉज ऑफ फिनोमिनल ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया, बिकॉज ऑफ द कंड्यूसिव एनवायरमेंट। बैक्टीरिया नीड्स टू थिंग, हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल। तो जहां पे ये होगा वहां पे फॉरेस्ट होंगे, क्योंकि सॉइल में भी बैक्टीरियल ग्रोथ ज्यादा होगी, उतना ज्यादा न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकते हैं प्लांट्स को, सीड जल्दी जर्मिनेट करेंगे। ऑलराइट, तो वर्ल्ड में दो जगह फॉरेस्ट होंगे। याद रखो, वर्ल्ड में दो जगह फॉरेस्ट होंगे और दो जगह बारिश ज्यादा होती है, जहां पे एयर ऊपर की तरफ को राइज करेगी। ऑलराइट, तो लो प्रेशर आर ऑलवेज एसोसिएटेड विद दीज फीचर्स। नाउ ऑन द अदर हैंड, हाई प्रेशर इन दी वेयर एयर इज राइजिंग, तो हाई प्रेशर आर एसोसिएटेड विद राइजिंग subsiding air. So high pressure are associated with the subsidence. Subsidence, high pressure, low pressure is always associated with rising air. High pressure, low pressure. And reverse is the phenomena. जब हमने लो प्रेशर के लिए ये चार्ट बनाया, हाई प्रेशर के लिए चार्ट विल बी रिवर्स। सी दी चार्ट, लेट मी रिमूव दिस चार्ट फर्स्ट। हाई प्रेशर, it will cause sinking air, sinking air will never allow clouds to accumulate. जैसे ही एयर नीचे को बैठेगी वो कहेगी बादल को नहीं बनने देगी, नो क्लाउड फॉर्मेशन। नो क्लाउड फॉर्मेशन। तो जब क्लाउड नहीं बनेंगे तो यू विल सी ओपन सनशाइन, क्लियर वेदर। ऑलराइट, तो दीज रीजन्स आर डोमिनेटेड बाय ओपन sunshine.
and these regions will form deserts. See, reverse is the case. एक जगह एयर राइज करेगी तो फॉरेस्ट, दूसरी जगह एयर सबसाइड करेगी तो डेजर्ट, और ये एक साथ चलेंगे. सी, मैं पहले लेक्चर से बोलता हूं, ज्योग्राफी समझनी है तो आपने नेचर को अंडरस्टैंड करना है. नेचर विल बैलेंस द थिंग्स. एयर राइज करेगी तो एयर सबसाइड भी करेगी. ठीक है, तो सबसाइड करेगी तो डेजर्ट, राइज करेगी तो फॉरेस्ट. तो डेजर्ट और फॉरेस्ट आर द कार्डिनल पार्ट ऑफ दिस नेचर. ठीक है, फॉरेस्ट बनेंगे तो डेजर्ट भी बनेगा, डेजर्ट बनेगा तो फॉरेस्ट बनेगा. एक का दूसरे के बिना अस्तित्व नहीं है. ऑलराइट, बस इनके जोन अलग अलग होंगे. ठीक है, तो जहां जहां पर सबसाइडिंग एयर है वहां वहां पे दुनिया के अंदर डेजर्ट्स है. जहां जहां राइजिंग एयर है वहां दुनिया के अंदर फॉरेस्ट है. रिकॉल दिस कॉन्सेप्ट. फॉरेस्ट ऑफ अमेजन, अभी पिक्चर्स के द्वारा हम इसको बाद में समझेंगे. फॉरेस्ट ऑफ सेंट्रल अफ्रीका, फॉरेस्ट ऑफ अमेजन, बीच में से इक्वेटर निकल जाएगा ब्राजील के. और अमेजन द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड. लार्जेस्ट, कभी किसी रिवर को लार्जेस्ट बोलेंगे उसका अर्थ क्या है कि उसमें वॉल्यूम ऑफ वाटर सबसे ज्यादा है. नाइल इज द लॉन्गेस्ट इन इट्स लेंथ. Amazon is the largest in terms of its volume of water. Similarly, in the Central Africa, where the equator passes, heavy rainfall is there. Congo, Zaire are the countries. Alright. फिर एशिया, कहां से इक्वेटर पास हो रहा है? इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस. These are the zones dominated by the forest. Because equator is passing, because of the low pressure, because of the rising air, because of the cloud formation, forests are there. In the upper latitude, latitude of 60 degree, now these are the tropical forest because they are in the tropical region. इनका नाम क्या रखा? Tropical forest. आपको क्लाइमेट समझ आ गया, क्लाइमेट की अंडरस्टैंडिंग हो गई, तो आपको दुनिया की वेजिटेशन समझ आ जाएगी. वेजिटेशन समझ आ गई तो आपको दुनिया के कल्चर समझ आ जाएंगे. देखो कैसे, आपको दुनिया की इकोनॉमिक एक्टिविटी समझ आ जाएगी. आपके दुनिया में लोगों के रहन सहन के जो तरीकों में डिफरेंस है, विच इज इटसेल्फ इज अ कल्चर, वो समझ आ जाएगा. बट प्राइमरली यू नीड टू अंडरस्टैंड द ज्योग्राफी फर्स्ट. यू नीड टू हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एनवायरनमेंट. Alright, now in this part, these are also forest, but in the temperate latitudes. So they have been known as temperate forest, and somewhere they have been known as taiga, which is the Russian word for the temperate forest. Taiga. कहाँ पे? कनाडा. कनाडा की कौन सी प्रोविंस में? क्यूबेक, ऑन्टारियो. और कहाँ पे जी? यूके में, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रशिया. रशिया के इस पार्ट को क्या बोलते हैं? साइबेरिया. सी, सब कुछ क्लाइमेट से ड्रिवन है. तो क्लाइमेट की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो तो यू कैन एबल टू एनालाइज की पूरी दुनिया में फिर मजा आता है चीजों को पहले ही गॉज करके. तो दिस इज व्हाई वी आर हैविंग फॉरेस्ट इन दिस बेल्ट. But these forests has been named as temperate forest. These forests are known as tropical forest. So there are the two variants of forest, and these are associated with the rising air. All right. Now coming to the second part, which we have discussed here. Now, what's about the subsidence? Whenever there is a subsidence, air will sink downward. When air will sink downward, it will not allow clouds to form. Once it will not allow cloud to form, it will not cause rainfall. So without rainfall there is no vegetation. तो desert का मतलब है no vegetation. Once vegetation is not there, no animal will come there to eat, क्योंकि वहां vegetation नहीं है. Vegetation ना होना means animals का ना होना means desert is the area. D for desert, mark my word, D means devoid of life. डिवॉइड ऑफ लाइफ. ना वेजिटेशन है ना उनको खाने वाले एनिमल्स हैं.
तो वर्ल्ड के जितने डेजर्ट, नाउ आई एम नेमिंग ऑल द डेजर्ट्स ऑफ द ट्रॉपिकल एरियाज, वो इस बेल्ट में हैं। स्टार्टिंग विद द वेस्टर्न मोस्ट पार्ट यूएसए, डेजर्ट इज मोहेव डेजर्ट, स्पेलिंग में जे ए लिखेंगे, प्रोनाउंसिएशन में हेव, मोहेव डेजर्ट। स्नोरन डेजर्ट ऑफ यूएसए, अफ्रीका सहारा, एशिया पूरा गल्फ रीजन, अरेबियन डेजर्ट सऊदी अरेबिया एंड द एडजॉइनिंग रीजन्स, अरेबियन पार्ट। These deserts are lies in the belt of nearly Tropic of Cancer, 23 to 30 डिग्री की रेंज में है। इन दी सदर्न लैटिट्यूड ऑल्सो, अगर सदर्न हेमिस्फीयर में आप देखोगे सेम रेप्लिकेट होगा यही फीचर्स। सदर्न हेमिस्फीयर के डेजर्ट देखो, स्टार्टिंग विद द लैटिन अमेरिका, एटाकामा पेरू में है। इन सारे डेजर्ट को जस्ट जैसे मैंने बोला अपने सामने एटलस रखो, नेटलेस में बार बार देखते रहो। एटाकामा डेजर्ट, अफ्रीका कालाहारी, one more is there along with the Kalahari, Namib Desert. Namibia is a nation, Namib Desert. Zimbabwe is a nation, Namib Desert. Alright, फिर एशिया शुरू हो गया। एशिया में कौन सा कंट्री? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इज द कॉन्टिनेंट। तो ऑस्ट्रेलिया में 3/4 of the Australia in the western part is desert, Australian desert. Multiple deserts are there in Australia. Great Sandy Desert, Great Victorian Desert, Simpson Desert, Gibson Desert. So many deserts are there in Australia. ठीक है, तो ये सारे डेजर्ट एक ही लाइन में है ओवर द लैटिट्यूड ऑफ 30 डिग्री नॉर्थ एंड इन द 30 डिग्री साउथ। ऑलराइट, तो subsiding air will cause formation of desert, rising air will cause formation of forest. Now in the 90 degree latitude where air will subside, it is also a desert. Antarctica, the cold desert, means it is devoid of vegetation. Desert is devoid of vegetation, so these has been named as cold desert. Subsidence of air is there, high pressure. Alright, so desert and forest are alternate, since high pressure, low pressure, high pressure are in alternate. Alright, so this is how we are going to, this I would say is the geographical understanding. आपने geography के concept के साथ अपने daily life में जो चीज आप observe कर रहे हो वहां पे उसका reflection देखना है कि भाई आपने किताब में कोई concept पढ़ा, what is the application? What is the application? Always think about the application of the concept. Alright, then you will able to understand the subject. Subject की knowledge और understanding में फर्क होता है. Knowledge is you know the concept. Understanding is you know the implications. You know the concept of low pressure. Understanding is you know the low pressure will cause formation of forest, and forest में रहेंगे tribals, forest में रहेंगे nomads, या forest के अंदर होगी primitive farming. Alright, कि shifting agriculture कैसे forest से dependent है. In the very next class we are going to deal with these concepts. How forest will cause shifting agriculture. How forest will cause will always promote the tribal way of life. Alright, तो ये सब कुछ कैसे जो nomadism है it is related with the deserts. Alright, तो ये सब कुछ हम समझेंगे. Now coming to the planetary circulation system, ये हमने understanding करी. In the last diagram I am going to explain the planetary circulation system. So from the high pressure to the low pressure, air will move in this manner. Here is also a low pressure system. Low pressure. High and low, high and low. Air will
will tend to go from high to low. And in the yesterday's class we had discussed is low pressure are always associated with the convergence. इस शब्द को भी लिखो, नेक्स्ट क्लास में हम ये डेप्थ में पढ़ेंगे कन्वर्जेंस. हाई प्रेशर आर ऑलवेज एसोसिएटेड विद द डाइवर्जेंस. देखो डाइवर्ज, सारे तरफ एयर निकल रही, डाइवर्जेंस, एयर इज रशिंग आउटसाइड. ठीक है, डाइवर्जेंस का जिनको मतलब नहीं पता दे कैन राइट इट डाउन. द रशिंग आउट ऑफ एयर, convergence, the rushing in of air is convergence. Over the low pressure air will converge, over the high pressure air will diverge. All these pressure cells or the belts has been formed over the surface of the earth, and these motions are known as surface motion of air over the earth. अब इनके नाम देखो. In this zone these airs are known as trade winds. Trade winds in this area. अब इनके डायरेक्शन देखो. ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट एंड साउथ. यहां से एयर चल रही है यहां को, जहां से चलेगी दिस इज नॉर्थ ईस्ट. तो हम एयर का नाम कैसे रखेंगे, जहां से वो अपनी जर्नी स्टार्ट करती हैं, नॉर्थ ईस्ट टू ऐसे जा रही हैं, तो दे हैव बीन कॉल्ड एज नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. दे हैव बीन कॉल्ड एज साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, क्योंकि साउथ से आती हुई प्रतीत होती है. साउथ में कैसे चलेंगी, ऐसे, यहां से शुरू होगी, साउथ ईस्ट, दिस इज साउथ ईस्ट. तो नॉर्दर्न सदर्न हेमिस्फीयर में कैसे चल रही हैं ये, ऐसे, और दोनों मिलेंगे आगे इक्वेटर पे, साउथ ईस्ट. ऑलराइट, तो ये साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट. These winds in this zone are known as westerlies. क्योंकि कहां से आ रही है, वेस्ट. They are blowing from the west. See their direction. They are blowing from the west. Westerlies. North east trade winds. North east से आ रही है. एक जोन और ऊपर चले जाओ, ऐसे, पोलर ईस्टर्लीज. ऑलराइट, तो तीन विंड सर्कुलेशन सिस्टम हमने समझा. पूरे प्लेनेट पे चल रही है, हाँ जी पूरे प्लेनेट पे चल रही है. ट्रॉपिकल्स, ट्रेड विंड्स. सेंट्रल वाले पार्ट में इन द मिडल लैटिट्यूड्स, दीज लैटिट्यूड्स समटाइम नेम्ड एज मिडल लैटिट्यूड्स, वेस्टर्लीज. हायर लैटिट्यूड्स, सी तीन नए वर्ड्स दे रहा हूं. These latitudes are known as lower latitudes. The latitudes of the tropics, lower latitude. Middle latitudes. And the higher latitudes. Alright, so low pressure means rising air. Air will rise and it will subside. Air will rise, it will subside. Air will rise, it will subside. So three cells has been formed. 1, 2 and 3. These cells subside करके वापस इधर, subside करके वापस इधर. These cells has been named as, जो अभी हमने एक डायग्राम में भी देखा, हेडले सेल, फेरल सेल एंड पोलर सेल. हेडले, फेरल एंड पोलर सेल. तो तीन सेल्स बनते हैं. ऑलराइट, एक और डायग्राम इसमें ड्रॉ करते हैं, उससे और अंडरस्टैंडिंग क्लियर रहेगी. जस्ट कीप ऑन ड्राइंग दीज डायग्राम्स.
This zone is known as low pressure. This zone is known as high pressure. Again rising air, low pressure. ठीक है, इन सबको आपने डायग्राम में ड्रॉ करना है और अंडरस्टैंडिंग को अच्छा करना है। 30 डिग्री हाई प्रेशर, 60 डिग्री लो प्रेशर, 90 डिग्री हाई प्रेशर। See the direction of the wind. High pressure means subsiding air over the equator, over the 30 degree. 30 डिग्री में डेजर्ट्स, यहाँ क्या बना? ट्रॉपिकल डेजर्ट। यहाँ पे क्या बना? कोल्ड डेजर्ट। चाहे अंटार्कटिका है, चाहे आर्टिक है, चाहे ग्रीनलैंड है, चाहे नदर्न पार्ट ऑफ रशिया, नदर्न पार्ट ऑफ कनाडा, नदर्न पार्ट ऑफ फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, इनके नदर्न पार्ट में ये सारे डेजर्ट्स हैं, कोल्ड डेजर्ट्स। ठीक है, यहाँ पे हॉट डेजर्ट्स, टेम्परेट फॉरेस्ट बिकॉज ऑफ द रेनफॉल, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट बिकॉज ऑफ द रेनफॉल। रेनफॉल इज द आउटकम ऑफ राइजिंग एयर। तो दीज आर द थ्री सेल्स नेम्ड एज हेडले, फेरल एंड पोलर। These are the three cells. ऑलराइट, तो इनको हम समझेंगे। इनकी जो मैंने, अगर आप देखोगे हाइट इनकी डिफरेंट बनानी है क्योंकि मैंने बनाई है। ठीक है, इनके हाइट के फिनोमिना मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा व्हाई वी आर हैविंग डिफरेंट हाइट। इसलिए हम ट्रोपोस्फेयर के लिए बोलते हैं इट इज 8 किलोमीटर ओवर द पोल्स एंड 16 किलोमीटर ओवर द इक्वेटर। दैट्स व्हाई वी हैव रिटन द वेरिंग हाइट 16 किलोमीटर ओवर द इक्वेटर, 8 किलोमीटर ओवर द पोल्स। ये समझ लें, क्योंकि बिकॉज ऑफ द दिस डिफरेंस इन हाइट, जस्ट राइट इट डाउन नाउ, डिफरेंस इन हाइट इज बिकॉज ऑफ द हाइट ऑफ ट्रोपोस्फेयर। इट इज द आउटकम ऑफ, कभी भी दुनिया की किसी भी प्रीलिम्स में सवाल आ जाए, जस्ट राइट इट डाउन, इट इज बिकॉज ऑफ द rising convection currents. Rising convection currents, क्योंकि इक्वेटर पे करंट्स आर राइजिंग अपवर्ड, तो राइजिंग कन्वेक्शन करंट्स, यहाँ करंट्स आर मूविंग डाउनवर्ड। ठीक है, इसलिए यहाँ हाइट कम है। एयर विल सिंक ओवर द पोल्स एज आई मेंशन्ड अर्लियर इन द क्लास। एयर विल राइज अपवर्ड, दैट्स व्हाई वी आर हैविंग मोर हाइट ओवर द इक्वेटर। Alright, so this is how we will explain the varying height over the troposphere. So these lectures are in continuum. You cannot start any lecture from anywhere. ये बीच में समझ आने वाले lecture नहीं है, ये geography है। Geography has a continuity, क्योंकि concept जुड़े हुए हैं कड़ियों की तरह। तो अगर हमें first lecture के concept समझ आएंगे, vocabulary समझ आएगी, advection, convection, word समझ आएंगे, तो we could able to understand our fourth lecture. Alright, here I am concluding my lecture. In the next lecture, that is the lecture number 5, I am going to pick up the important issues of secondary circulation system. Moreover, there is a very important concept, just write it down, Coriolis force. I am going to discuss it also. Coriolis force. Other concepts are geostrophic winds. ये concept एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, समझाया हुआ है, ऑप्शनल के लेवल पे भी है। कोरियोलिस फोर्स एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, समझाया हुआ है, समझना है। ऑलराइट, देयर इज वन मोर कॉन्सेप्ट एसोसिएटेड विद दिस, जेट स्ट्रीम, a concept given in the NCERT also, but we will elevate it to the level of optional. Alright, chalo, here I am concluding my lecture. Thanks a lot and keep progressing in your life. Progress in the sense, keep on studying, keep on studying. Once you have taken the oath to clear this examination, now there is no looking back. और आपने जीवन में बस इस समय बहुत सारे प्रयास करने हैं ताकि आपने इस एग्जामिनेशन को एक बार अगर सोच लिया है तो क्लियर करके ही रहना है। ऑलराइट, आई एम हियर हेल्पिंग यू इन एवरी विद माय होल हार्ट एंड सोल कि मैं आपको क्लियर करवाने में ये सब्जेक्ट्स भी समझाऊंगा। इन केस इफ यू वांट एनी फ्री गाइडेंस, if you have already taken coaching, if you are planning to take coaching from somewhere else, not from me, not from our institute, so you can even also you can call me. All right, you can drop me a message in the number given in the description box. All right, chalo, thanks a lot.